आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गीतू गुप्ता, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हम सब जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम आज भारत में कृषि क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण विषय और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हरित क्रांति, कृषि वित्त, भूमि सुधार, खाद्य सुरक्षा। हम सभी जानते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साधन सीमित है। किसानों को सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। 2/3 आबादी भारत की आज भी जीवन निर्वाह के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो हरी क्रांति जो 1960 के दशक में आई, इसने न केवल कृषि क्षेत्र को बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका मुख्य श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जी को जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन जी को इसका जनक माना जाता है। भारत में हरी क्रांति आधुनिक कृषि विधि के कारण ही आई, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के कारण, जिसमें कि अति उपज वाले बीजों का प्रयोग, कीटनाशक, सिंचाई के साधन, ट्रैक्टर और रासायनिक खादों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया। भारत में यह क्रांति मुख्य रूप से 3 राज्यों में आई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहाँ यह सारे जो आगतें थी वो उपलब्ध थी, जिसके कारण वहाँ गेहूं और चावल की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी इतनी हुई कि भारत खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बन गया। हरी क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहित किया गया। भारत में किसानों की समृद्धि हुई, कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और मानक एक लाभदायक व्यवसाय बन गया। हरी क्रांति आमतौर पर 1968 में हुई शानदार वृद्धि का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अर्थात भारत में खाद्यान्न के उत्पादन का उच्च स्तर होने के कारण इसको हरी क्रांति कहा गया। आधुनिक कृषि विधि के कारण थोड़े ही समय में जो आश्चर्यजनक परिणाम निकले, उसके कारण देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने इस प्रगति को हरी क्रांति की संज्ञा प्रदान की। अब हम जानते हैं कि हरी क्रांति की भारत में क्या क्या उपलब्धियां थी। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सबसे पहली उपलब्धि थी कि भारत की नवीन कृषि नीति के कारण रासायनिक खाद्यों का उपभोग भारी मात्रा में होने लगा और इनमें बहुत वृद्धि हुई। 1960-61 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर 2 kg था, जो कि 2008-9 में बढ़कर 128.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया था। उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि, जैसे कि हमारे देश में जो अधिक उपज देने वाले जो बीज थे उनका प्रयोग क्या था, बढ़ गया। अभी उपज देने वाले कार्यक्रम धान, बाजरा, मक्का और ज्वार जैसी फसलों के लिए भी लागू किया गया, परंतु गेहूं में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई। सिंचाई सुविधाओं का विकास। नई विकास नीति के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी के साथ विस्तार किया गया। 1951 में देश में कुल सिंचाई क्षमता 223 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2008-9 में 1073 लाख हेक्टेयर हो गई। 1951 में कुल संचित क्षेत्र 210 लाख हेक्टेयर था, जो 8-9 में बढ़कर 673 लाख हेक्टेयर हो गया था। चलिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं, पौध संरक्षण। नवीन कृषि विधि के अंतर्गत पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत खरपतवार, कीटनाशकों का नाश करने के लिए दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है। और महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हरी क्रांति की है वह है बहुफसली कार्यक्रम, अर्थात मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है। अन्य शब्दों में, भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट किए बिना जब हम भूमि के किसी क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की जो हमारी क्षमता है वो बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है। 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि पे यह बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया। वर्तमान समय में भारत में
71% भाग पर यह कार्यक्रम लागू है। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। हरी क्रांति के कारण भारत में भी आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, बुलडोजर तथा डीजल एवं बिजली से चलने वाले पंप सेटों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका प्रयोग होने लगा, जिसके कारण हमारी खेती भी आधुनिक कृषि खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ गई। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। किसानों को व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने को विकसित करने के उद्देश्य से देश में कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए गए। इसमें पहले किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन समय से इसमें बैंकों से कैसे सहायता मिल सकती है इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। अब तक देश में कुल 1314 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि उद्योग निगम। सरकारी नीति के अंतर्गत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य क्या है कि कृषि उपकरणों व मशीनों की पूर्ति, उपज का मानकीकरण करना, ग्रेडेशन करना, भंडारण करना, उसको उत्साहित करने के लिए ये निगम स्थापित किए गए। भारत में न केवल कृषि उद्योग निगम ही स्थापित किए गए, बल्कि विभिन्न निगमों की स्थापना भी की गई। हरी क्रांति की प्रगति मुख्यतः उपज वाले बीजों और सुधरे हुए बीजों पर निर्भर करती थी। इसलिए देश में 400 कृषि फार्म स्थापित किए गए। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भी स्थापना की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का विपणन करना, भंडारण करना है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। मृदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी का प्रशिक्षण किया गया सरकारी प्रयोगशालाओं में। इसका उद्देश्य भूमि की उपजाऊ शक्ति का पता लगा के किसानों को यह बताना था कि इसमें किस तरह के बीज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और महत्वपूर्ण उपलब्धि है भूमि संरक्षण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कृषि योग्य भूमि थी उसको समतल बनाया गया। कुछ उबड़ खाबड़ भूमि जिसका कि प्रयोग नहीं हो रहा था, इस कार्यक्रम में किया गया, क्योंकि नए नए उपकरण आने से भूमि को समतल बनाना आसान हो गया था। तो भूमि संरक्षण से हमारी खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ गया। अंत में एक और उपलब्धि जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी वह है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। सरकार की कृषि नीति के अंतर्गत कृषि शिक्षा का विस्तार करने के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। आज भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित उच्च शिक्षा लेने के लिए 4 कृषि विश्वविद्यालय, 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और इम्फॉल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इन कृषि संस्थाओं में कंप्यूटरीकरण और इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की गई। कक्षा के अगले चरण में हम जानते हैं कि हरी क्रांति के कारण भारत के कृषि क्षेत्र को क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। सबसे प्रमुख लाभ जो हरी क्रांति के कारण हुआ वो था उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। हरी क्रांति के कारण भारत में न केवल फसलों का क्षेत्रफल में ही वृद्धि हुई, बल्कि प्रति हेक्टेयर पैदावार में भी सुधार हुआ। कुछ आंकड़े जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं, सन 1951-52 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 5.09 करोड़ टन था, जो 8-9 में 23.38 करोड़ टन हो गया। इसी तरह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी सुधार हुआ। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 522 किलोग्राम हेक्टेयर था, जो 2008-9 में 1893 किलोग्राम हेक्टेयर हो गया। एक और महत्वपूर्ण लाभ जो हरी क्रांति के कारण हुआ वो था कि कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। हरी क्रांति के कारण हम एक नई खेती पद्धति का इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण खेती को व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाने लगा। देश में गन्ना, कपास, तिलहन, पटसन के उत्पादन में वृद्धि हुई। कपास के उत्पादन में 1960-61 में 5.6 मिलियन गांठें थी, वहीं 2008-9 में 27 मिलियन गांठ हो गई। इसी तरह तिलहनों के उत्पादन में 1960-61 में 7 मिलियन टन का जहां उत्पादन था, 2008-9 में यह वृद्धि करके 28.2 मिलियन टन हो गया। वर्तमान समय में देश में बागवानी फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हरी क्रांति के कारण कृषि बचतों में वृद्धि हुई। सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से किसानों को मुनाफा होने लगा। इस मुनाफे से
उनकी आमदनी बढ़ी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठा। एक और महत्वपूर्ण लाभ जो हरी क्रांति से प्राप्त हुआ वो था अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती। प्राचीन काल से ही कृषि क्षेत्र उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि चीनी के लिए गन्ने का उत्पादन कृषि क्षेत्र ही करता है, लेकिन हरी क्रांति आने से रासायनिक खादों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रों की मांग बढ़ने से कृषि और उद्योग के प्रतिगामी संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं। अब तक हमने जाना कि हरी क्रांति क्या है, हरी क्रांति की उपलब्धियां क्या है और हरी क्रांति के लाभ क्या हैं। अब हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम की क्या कमियां और समस्याएं हैं। सबसे पहले पूंजीवाद कृषि को बढ़ावा। हरी क्रांति के कारण कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों, कीटनाशकों, खादों पर भारी मात्रा में निवेश की जरूरत थी। इस निवेश को छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान नहीं कर सकते थे, जिसके कारण पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला। संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं। हरी क्रांति के कार्यक्रम ने कहीं भी भू सुधारों की चर्चा नहीं की और ना ही इस ओर ध्यान दिया, जिसके कारण भारत के कई क्षेत्रों की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक और समस्या जो हरी क्रांति के कारण उत्पन्न हुई वो थी आय की बढ़ती असमानता। हरी क्रांति का फायदा बड़े किसानों को मिला, छोटे और मध्यम किसानों की हालत और स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आवश्यक सुविधाओं का अभाव। हरी क्रांति की सफलता के लिए कुछ आवश्यक सुविधाओं का होना जरूरी था, लेकिन भारत के वो क्षेत्र जिनमें यह सुविधा सिंचाई की, कीटनाशक, खादों की उपलब्ध नहीं थी, वह हरी क्रांति की सफलता से वंचित रहे। क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस। हरी क्रांति का प्रभाव मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के राज्यों तक ही सीमित रहा। इसका प्रभाव संपूर्ण देश में ना फैल पाने के कारण देश का संतुलित रूप से विकास नहीं हो पाया। इस तरह हरी क्रांति भारत में एक सीमित रूप से ही सफल हो पाई। हरी क्रांति की कमियों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जिससे कि हरी क्रांति व्यापक रूप से सफल हो सके। सबसे पहला जो सुझाव है वो है संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन। यानी कि हरी क्रांति के लिए जो सबसे पहला सुझाव दिया गया वो है कि भूमि सुधार जो कार्यक्रम हैं उनको प्रभावी और विस्तृत रूप से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो है कृषि वित्त की सुविधा। कृषि वित्त की सुविधा छोटे और मध्य किसानों को कम दरों पर साख उपलब्ध कराना चाहिए, जो वो आवश्यक जो हरी क्रांति के लिए आगते हैं, बीज, रासायनिक खाद और उपकरण खरीद सके। संरचनात्मक सुविधाओं का विकास। भारत में अभी भी संरचनात्मक सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकी, लेकिन अगर हरी क्रांति का लाभ भारत में सभी फसलों और क्षेत्रों तक फैल सके तो इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, गोदाम इत्यादि। हरी क्रांति का अन्य फसलों तक फैलाव। हरी क्रांति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसका विस्तार अन्य फसलों के संबंध में भी किया जाए जिनका उत्पादन संतोषजनक नहीं है। इन फसलों को भी हरी क्रांति के प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। छोटे खेत और छोटे किसानों को समृद्ध बनाना। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भूमि सुधार के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। छोटे किसानों को आवश्यक जो जरूरत की चीज़ें हैं, बीज, खाद, कीटनाशक, उनको उपलब्ध करवाया जाए। उपकरण जो चाहिए हरी क्रांति के लिए उनको सरकार की तरफ से किराए पर उपलब्ध कराना चाहिए और जिन किसानों के जोत के आकार छोटे हैं उनको सहकारी खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उचित कीमतों का निर्धारण। सरकार को समस्त कृषि उपजों तकनीकी आगतों के मूल्य के संबंध में एक उचित नीति अपनानी चाहिए, जिससे कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीदने की गारंटी मिल सके। भारत में साख के स्रोत। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में साख के मुख्य तौर पर दो स्रोत हैं, गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक स्रोत और संस्थागत अथवा औपचारिक स्रोत। अनौपचारिक और गैर संस्थागत स्रोत। भारत में इसकी मुख्य उदाहरण साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, संबंधी इत्यादि हैं। इन स्रोतों की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए कोई संस्था नहीं है। ये जो स्रोत हैं ये इच्छिक दरों पर और उचित दरों पर ऋण देते हैं और जब ये क्योंकि लिखा पढ़ी कोई होती नहीं, इसलिए जो लेन देन की लिखा पढ़ी ना होने की वजह से ये वापस भी कर्जदार से जब कर्ज लेते हैं तो उनका शोषण करते हैं।
भारत में एक फेमस कहावत है भारतीय किसान के लिए, वो है कि इंडियन फार्मर बॉर्न इन डेट, लिव इन डेट एंड डाई इन डेट। अर्थात भारतीय जो किसान है वो कर्जे में जन्म लेता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में मरता है। इसका मुख्य कारण इन्हीं स्रोतों की वजह से है भारत में, क्योंकि अभी भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर बैंक उपलब्ध नहीं है। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक जमा करता है और एक कर्जदार है। जमा जो है, लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो अपना धन बैंक में जमा करा सकते हैं और बैंक उस पर उसको ब्याज देता है। दूसरे वो लोग हैं जो कर्जा लेते हैं, जो लोग ऋण लेना चाहते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, तो बैंक उनको कर्जा देता है और वो बैंक को ब्याज देते हैं। तो बैंक एक माध्यम का काम करता है जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में, और इसी बीच में बैंक अपना मुनाफा कमाता है, जिससे कि बैंक की आय बढ़ती है। दूसरे जो स्रोत हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो हैं संस्थागत अथवा औपचारिक स्रोत। सबसे पहले इसमें है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी जी की जयंती के एक अवसर पर ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। इन बैंकों का विशेष कार्य छोटे और सीमांत किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को मुख्य रूप से ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। परिणाम स्वरूप गांव में कृषि, व्यापार, उद्योग और उत्पादक गतिविधियों का विकास संभव हो सके, इसलिए ये बैंक खोले गए। वर्तमान समय में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। दूसरा है सहकारी साख समितियां। कृषि ऋण का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है ये। ग्रामीण ऋण की जरूरतों का 30% जो ज़रूरतें हैं वो सहकारी ऋण समितियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। ऋण की अवधि के आधार पर इन समितियों को 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, कृषि सहकारी ऋण समितियां और भूमि विकास बैंक। कृषि सहकारी ऋण जो समितियां हैं, ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अल्पकालिक ऋण प्रदान करती हैं। 1950-51 में इन समितियों ने केवल 9% ग्रामीण आबादी को ही कवर किया था, लेकिन अब लगभग वो भारत के 90% ग्रामीण क्षेत्र में ये समितियां फैल चुकी हैं और वर्तमान समय में 95,000 सहकारी समितियां हैं जो कि ऋण प्रदान कर रही हैं। जिला स्तर पर इन समितियों को केंद्रीय सहकारी बैंकों से और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों से सहायता प्रदान होती है। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक किसानों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। ऋण की अवधि 15 से 20 वर्ष तक की हो सकती है। किसान को अपनी ज़मीन इन बैंकों के पास गिरवी रखनी पड़ती है और वह इससे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि खरीद सकते हैं। भारत में 1950-51 में देश में केवल 5 केंद्रीय भूमि विकास बैंक थे, लेकिन अब ये 19 केंद्रीय भूमि विकास बैंक हो गए हैं। इस तरह समय से इनकी बहुत अच्छी प्रगति हुई है। एसबीआई और अन्य व्यापारिक बैंक। भारत में एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में की गई। यह बैंक किसानों को कई तरह से मदद करता है। किसानों में बैंकिंग की आदत विकसित करने के लिए इसने छोटे शहरों, मंडियों में भी अपनी शाखाएं खोली हुई हैं। यह बैंक कृषि क्षेत्र को अधिक श्रेय प्रदान करने के लिए एक नई योजना विलेज अडॉप्शन भी इसने शुरू की हुई है। इस बैंक में कम ब्याज दरों पर सहकारी समितियों को भी ऋण प्रदान किया जाता है और किसानों को ट्यूबवेल या ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी ऋण दिया जाता है। अब हम ग्रामीण क्षेत्र के सर्वोच्च बैंक की बात करेंगे। जी हाँ, नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवारमन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार की गई। यह बैंक का जो मुख्य कार्य है नाबार्ड का, वो है कि ये सभी राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कृषि के लिए ऋण देने वाले सभी वित्तीय संस्थाओं के ऋणों को पुनर्वित्त करता है, अर्थात रीफाइनेंस करता है। नाबार्ड द्वारा जो ये रीफाइनेंस की फैसिलिटी है, सहकारी बैंकों को ये 4% प्रति वर्ष की दर से पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है और रीजनल रूरल बैंक्स को 4.5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है। समव्य सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अक्सर अपने आप को छोटे छोटे समव्य सहायता समूहों में संगठित करती हैं। वह इस समूह में नियमित रूप से मिलती और बचत करती हैं। इस समूह में 15 से 20 व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए
समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह के जो बचत और ऋण के संबंधी निर्णय है वो समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य उस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण जो बैंक हैं वो इन महिलाओं के इन समूहों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इन समूहों में जबकि कोई ऋणाधार नहीं होता तब भी इन समूहों को ऋण की प्राप्ति बैंकों द्वारा होती है। भूमि सुधार और आर्थिक विकास। भूमि सुधार आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में मुख्य 2 कारण हैं जिसके कारण भूमि सुधार की बहुत आवश्यकता है। सबसे मुख्य कारण प्रथम स्थान पर जो है वो है कि बहुत बड़े क्षेत्र के भूस्वामी जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते, काश्तकारों से कार्य करवाते हैं। काश्तकार कृषि कार्य में रुचि नहीं लेते क्योंकि उत्पादन का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जोत का आकार। भारत में जोत का आकार इतना छोटा है कि उस पर आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भूमि सुधार में सबसे प्रथम जो सुधार की दिशा में कार्यक्रम है वो है मध्यस्थ्य उन्मूलन। मध्यस्थ्य उन्मूलन का कार्य भारत में 1948 में मद्रास के अधिनियम से शुरू हुआ। बाद में पश्चिम बंगाल में 1954-55 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया। आज भारतवर्ष में पूरे भारत में मध्यस्थ्य उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और काश्तकारों की स्थिति में सुधार आ चुका है। कुल मिलाकर 173 लाख एकड़ जो भूमि है वो राज्य सरकार के अधिकार में आ गई, और एक विशेष जो उपलब्धि हुई वो ये हुआ कि काश्तकारों को भू स्वामित्व मिल गया। अगला महत्वपूर्ण भूमि सुधार था काश्तकारी सुधार। जमींदारी और रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के अधीन देश में पट्टेदारी काश्त प्रचलित रही है। पट्टे पर कृषि कार्य करने वाले किसानों के 3 वर्ग हैं: स्थायी काश्तकार, इच्छित काश्तकार, उप काश्तकार। स्थायी काश्तकार वो पट्टेदारी हक स्थायी रखते हैं, उनको स्थायी काश्तकार कहते हैं। उन्हें पट्टे की सुरक्षा प्राप्त रहती है क्योंकि वो कृषि भू के स्वामी होते हैं। इच्छित काश्तकार जैसे कि नाम से ही जानते हैं कि जो स्वामी की इच्छा पे, जो भूमि के स्वामी हैं उनकी इच्छा जब तक होती है तब तक वो कार्य करते हैं, इसलिए उनकी जो स्थिति है वो क्या है, खराब होती है, उनका शोषण होता है। उप काश्तकार और इच्छित काश्तकारों की स्थिति लगभग एक ही है क्योंकि वो भी भूमि के स्वामी के अधीन ही कार्य करते हैं और उनका भी शोषण किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पट्टेदारी में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए। सबसे पहला था लगान का नियम। देश के विभिन्न भागों में लगान की दर बहुत ऊंची थी और वसूली करने के लिए शोषण विधि का भी प्रयोग किया जाता था। इसलिए यह तय किया गया कि कुल उपज का 20-25% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया जाए। लेकिन उपज का लगान लेने के लिए एक जटिल प्रक्रिया थी, इसलिए उपज लगान लेने के स्थान पर नगद लगान निर्धारित किया गया। काश्तकारों का स्वामित्व का अधिकार। भारत में यह कानून बनाया गया है कि पट्टेदार कृषकों को ही भूस्वामी बनाया जाए। इसके लिए वह भूस्वामी को निश्चित क्षतिपूर्ति प्रदान कर भूस्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। जोतों की सीमाबंदी। भारत में आरंभ से ही सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए ये प्रयास किया गया है कि जोतों की सीमाबंदी कर दी जाए, अर्थात जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा है उनसे वो ले ली जाए। सामान्य रूप से जोत सीमाबंदी निर्धारण के 2 पक्ष हैं: बड़े कृषकों के जोत के आकार में कमी करना, दूसरा अतिरिक्त भूमि वितरण द्वारा अत्यंत छोटी जोतों वाले भूस्वामियों और भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना। आरंभ से ही जोत सीमाबंदी को लेकर हुई प्रगति का विश्लेषण 4 आधारों पर किया गया है। पहला जो मुख्य आधार है वो है सीमाबंदी लागू करने की इकाई। जोत की अधिकतम सीमा क्या होगी, छूट की अधिकतम सीमा क्या होगी, अतिरिक्त जो घोषित भूमि है उसकी उपलब्धि और उसका वितरण। वर्तमान सीमाबंदी नीति के अंतर्गत अधिकतम जोत सीमाबंदी के लिए परिवार को इकाई बनाया गया, आधार बनाया गया। परिवार की संकल्पना में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे सम्मिलित किए गए। भूमि की उपजाऊ शक्ति, स्थिति और सुविधा को देखते हुए सिंचित भूमियों के लिए जोत की सीमा 10 से 18 एकड़ निश्चित की गई है। जोत सीमाबंदी का मूल्यांकन। बचत घोषित भूमि तथा भूमिहीनों को आवंटित की गई भूमि अच्छी किस्म की नहीं होती, जिसके कारण वह गरीब तो होते ही हैं, भूमि उनको मिल जाती है लेकिन वो इतनी भूमि अच्छी नहीं किस्म की नहीं है कि उस पर खेती योग्य भूमि नहीं होती कि जिस पे खेती की जा सके। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि भूमि सुधार के साथ साथ जमीन आवंटित करने के साथ साथ वो
पर्याप्त मात्रा में धन की उपलब्धता भी करवाए, जिससे कि इस धनराशि का प्रयोग वो भूमि को खेती योग्य भूमि बनाने में कर सकें। चकबंदी एक और महत्वपूर्ण भूमि सुधार है चकबंदी, क्योंकि बार बार हम यह कह रहे हैं कि भारत में जोत का आकार छोटा है और ये जोत इतने छोटे और इतने खंड हैं इनके अलग अलग जगह पर, जिसपे कि आधुनिक कृषि खेती नहीं की जा सकती। जोत के आकार को इस समस्या से बचाने के लिए चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम बिखरे हुए खेतों को एक चक्कर में बदल सकते हैं। तो चकबंदी की प्रक्रिया गांव में प्रत्येक कृषक के विभिन्न स्थानों पर बिखरे खेतों को एक ही स्थान पर लाया जाता है। इसमें प्रत्येक खेत का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक कृषक को उसकी जोत के मूल्य के बराबर की भूमि ही एक स्थान पर प्रदान कर दी जाए। इस प्रकार भूमि के जो अपखंडन की समस्या है उसका समाधान सरल और साधारण उपाय से हो जाता है। भारत में चकबंदी दो प्रकार से की जाती है, स्वेच्छापूर्ण प्रयत्नों द्वारा और सहकारी समिति द्वारा। स्वेच्छापूर्ण प्रयत्न में चकबंदी में व्यक्ति आपस में, किसान आपस में एक समझौते पर भी पहुंच जाते हैं, जिसमें वो अपने बिखरे और अपखंडित खेत के विनिमय में अन्य खेत लेकर अपनी संपूर्ण जोतों को इकट्ठा कर लेते हैं। सहकारी समिति में किसान अपने खेतों की चकबंदी के लिए एक सहकारी समिति का निर्माण करते हैं। भूमि सुधारों की अपर्याप्तता। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भूमि सुधार कार्यक्रमों को शुरू किया गया। निश्चित रूप से ये सकारात्मक रहे हैं और काफ़ी हद तक भारत सरकार ने कृषकों के साथ सीधा संबंध स्थापित भी कर लिया गया, परंतु अब भी ये देखा गया है कि जो भू सुधार हैं उनकी गति धीमी है और अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ भू सुधार पूरी तरह से लागू नहीं हो सके, जिसके कारण कि इस क्षेत्र की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भू सुधार नीति की आलोचना। कृषि एक राज्य स्तरीय विषय है, इसलिए अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ भूमि सुधार के लिए अलग अलग कानून बनाए। कईयों ने पुराने कानूनों में संशोधन किया, इसलिए भारत में भू सुधार की जो गति थी वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही। कहीं तो ये बहुत अच्छे से सुचारू रूप से लागू हो गए, लेकिन वर्तमान समय में आज भी जो भूमि के स्वामित्व को लेकर रिकॉर्ड और रख रखाव हैं वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड नहीं हो सके। हमने कहा कि भूमि जो सुधार हैं वो अपर्याप्त हैं। निश्चित ही हमें कुछ ऐसे सुझाव देने होंगे कि जो अपर्याप्त हैं ये पर्याप्त हो जाएं और भूमि सुधार पूरे देश में सुचारू रूप से लागू हो सकें। सबसे बड़ा जो सुझाव है वो है कि बड़े जो भूस्वामी हैं उनसे अतिरिक्त भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। भू रिकॉर्डों की जो तैयारी है, रख रखाव है, कंप्यूटराइजेशन है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कक्षा के अंत में हम जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, सभी लोग खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता रखते हों और उनको खाद्य पदार्थ की उपलब्धता में कोई बाधा भी ना हो। खाद्य सुरक्षा क्यों एक महत्वपूर्ण विषय है कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे देश में समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं, जो कुदरती आपदाएं हैं वो आती हैं, जैसे कि भूकंप, अकाल, सूखा, बाढ़, सुनामी, जिसके कारण कि जो लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। अब खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त लोग कौन हैं? ये वो वर्ग है हमारे देश का जो भूमिहीन है, जिनके पास बहुत कम जमीन है, दस्तकार हैं, छोटा मोटा काम करने वाले कारीगर हैं, भिखारी हैं इत्यादि। भारत में खाद्य सुरक्षा 1970 के दशक में भारत में प्रारंभ में हरी क्रांति आई, जो कि आज हमारा सबसे पहला विषय था, जिसके कारण देश में अकाल नहीं पड़ा, हम आत्मनिर्भर हो गए। भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। इस खाद्य व्यवस्था के मुख्य दो घटक है भारत में, एक तो है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक के माध्यम से सरकार अनाज, गेहूं और चावल का भंडार करती है। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम जो ज़्यादा उत्पादन वाले राज्य हैं वहाँ के किसानों से गेहूं और चावल को खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को
न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है, अर्थात एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार बुआई के मौसम में ही ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर देती है। खरीदे हुए अनाजों को एफसीआई के गोदामों में रखा जाता है। बफर स्टॉक क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जहाँ पे अनाज की कमी हो और समाज का जो वर्ग जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, उनको बाजार की कीमत से की बजाय कम कीमत पर अनाज वितरण किया जा सके। ये जो कम कीमत है, मार्केट प्राइस से कम कीमत पे वितरण किया जाता है, इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं, इशू प्राइस भी कहते हैं। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में जो सहकारी समितियां हैं खाद्य सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आप सब ने सुना है अमूल इंडिया। अमूल जो है गुजरात में दूध के उत्पादन को लेके एक सफल और सहकारी समिति की उदाहरण है। इसी तरह मदर डेयरी जो कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, वहाँ भी दूध और सब्जियां सही दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंत में, कक्षा के अंत में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जितने भी विषय हमने आज किए हैं उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।